ये चीज समझ में आ गई बच्चों को? यस और नो? सर बोल बेटा। बोल बेटा। वो जो आपने पिछला एग्जांपल बताया था उसमें जब हम कंपैरिजन करते हैं वो एटॉमिक नंबर पे होता है ना? एटॉमिक नंबर पे ही होता है। तो OH और 3 कार्बन एटम्स में 3 कार्बन एटम्स का फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए ना? कहाँ पे? अरे पहले पहला आइटम कंपेयर करना है। जब पहले आइटम से काम ना बने तो दूसरे आइटम पे जाना है। समझ रहे हो ना? वैसा नहीं तुमने ओ के बजाय इसको सबको सम कर लिया, सम नहीं करना है। मैंने पहला आइटम कंपेयर किया, इसमें सबसे एटॉमिक नंबर किसका मिला? ओ का, उसको ले लिया मैंने। अब जब टाई अप वाली बात आएगी तब मैं अगले आइटम कंपेयर करूंगा, है ना? इसमें दोनों कार्बन है, ये भी 6 है ये भी 6 है। अब टाई अप हो गया इनमें, तब मुझे अगले आइटम देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं पहले ही आप अगले आइटम देखने लोगे। बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है। और बाकी लोग बताओ। इसमें तो सब में तीनों कार्बन है, तीनों कार्बन है, तो मुझे ये कार्बन तो देखना ही है, इसका अगला आइटम फिर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 कार्बन लगे या 2 लगे या एक भी नहीं लगा है, तो उस टाइप से मैंने 1 2 3 लिख दिया। इतना भयानक पूछेगा नहीं, बट मैंने बता दिया आपको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। कहीं पे कोई कंपाउंड हो, उसमें 2 कार्बन सेंटर्स दिए हो इस टाइप से, है ना? जैसे देखो ये सब चीजें ना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, इसलिए बता रहा हूँ मैं, पूछा भी जाता है खूब एग्जाम में। ऐसा कुछ दिया हो आपको, मान लो सपोज, ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, यहाँ पे H दिया हो, यहाँ Br दिया हो, यहाँ पे Cl दिया हो, यहाँ पे OH दिया हो, यहाँ पे NH2 दे दिया हो, यहाँ पे CH3 दे दिया हो। अब आपसे पूछे कि इनकी नंबरिंग क्या है ना, इनमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो कॉन्फ़िगरेशन एक तो C2 पे लिखेंगे हम लोग, C2 और ये C3। तो C2 बताना है मुझे क्या है और C3 बताना है क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? सॉरी, ये C1 है हमारा, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये कॉन्फ़िगरेशन बताने हैं सपोज। कैसे बताएंगे बताओ? हम बोलेंगे कि इनकी नंबरिंग कर लेते हैं, पहले इनकी नंबरिंग करते देखो। नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन है ना? नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये भी कार्बन है। तो इन चारों में एटॉमिक नंबर ज्यादा है ऑक्सीजन का, तो उसको 1 मिल गया प्रायोरिटी, कंफर्म। 2 किसको मिलेगा? ये कार्बन को या फिर इस वाले कार्बन को, सॉरी 2 तो प्रायोरिटी NH2 को मिल जाएगा, कंफर्म है। नाइट्रोजन 7 होता है। अब ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, इन दोनों कार्बन में प्रायोरिटी किससे मिलनी चाहिए? 1 वाले को या 3 वाले को? बोलिए। इसको डैश कर देते हैं हम लोग, 1 डैश 2 डैश, है ना? और ये नंबर हटा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हें। ठीक है, बोलो मेरे बच्चों, प्रायोरिटी किसको देंगे? इस वाले कार्बन को या नीचे वाले कार्बन को, मिथाइल वाले कार्बन को? थर्ड वाले कार्बन को बोल रहे हैं। क्यों साहिल, क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं बेटा? रीजन बताओ अभिषेक। बाद में अगर हम अगला आइटम चेक करेंगे तो ऊपर Br और Cl लगे हैं जिनका एटॉमिक नंबर ज्यादा है बहुत H से। ज्यादा है एग्जैक्टली। अगर हम दोनों कार्बन में टाई अप ले लें तो Cl और Br के एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। तो ये हमारा 3 डैश हो जाएगा और ये हमारा 4 डैश हो जाएगा। तो इसमें ये बॉटम पे है, ये चीज बॉटम पे है। आप ऊपर देख लो 1 2 3 कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। अगर ये 1 2 3 ले जाओ तो कैसा आ रहा है? ये क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज मतलब आर। तो ये जो हमारा C3 था, C3 नहीं सॉरी C2 था, C2 विल बी आर। समझ में आ गया? ऊपर वाला देख लो, ऊपर वाले में क्या क्या है? ऊपर वाले में Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है, यहाँ कार्बन है, बाकी बनाने की जरूरत है ही नहीं। ऊपर वाला बना दिया अगर मैंने तो यहाँ पे Br है, यहाँ पे Cl है, यहाँ पे H है। ठीक है, तो नंबरिंग कर लो। सबसे पहले Br आएगा 1 नंबर पे, Cl आएगा 2 नंबर पे, कार्बन आएगा 3 नंबर पे, ये आएगा 4 नंबर पे। अब समस्या क्या है? समस्या ये है जी लोवेस्ट प्रायोरिटी वो सबसे ऊपर है, तो मैं इंटरचेंजेस करता हूँ। मैं इंटरचेंज कर लेता हूँ, H को सीधे C से रिप्लेस कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंटरचेंज किया, तो क्या मिला मुझे? यहाँ पे C मिल गया, यहाँ H मिल गया, यहाँ Br था और यहाँ Cl था। नंबरिंग करो, 1 2, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ठीक है, अब इसमें 1 2 3 ले जाओ, क्या रहा है? अगर मैं 1 2 3 ले गया तो कैसा आ रहा है? क्लॉकवाइज आ रहा है। क्लॉकवाइज म्हणजे आर। अगर ये आ रहे तो ये एस रहा होगा, क्योंकि इंटरचेंज से आया था। अगर ये आ रहे तो ये एस रहा होगा। अगर ये एस है तो ये कार्बन क्या हो जाएगा हमारा? C3S हो जाएगा। ठीक है,
दिस विल बी S। क्या बात समझ में आ गई? यस और नो? बता दो। ठीक है, तो ये जो कार्बन है जिसको हमने C2 बोला है, इस पे मैं हैश बनाए दे रहा हूं। तो ये हैश वाला कार्बन है, और इस पे मैं इस पे क्या बना दूं, इस पे मैं डबल स्टार बनाए दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे मैंने हैश बना दिया, इस पे मैं डबल स्टार बनाए दे रहा हूँ। ये डबल स्टार वाला कार्बन। ठीक, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर सभी को? तो ये C3S हो गया, ये C2 जो था वो R हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास, आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, तो RS नोमेनक्लेचर समझ में आ गया। जब SN2 मैकेनिज्म होती है, जब SN2 मैकेनिज्म होती है तो R कॉन्फ़िगरेशन S में कन्वर्ट होता है, और S कॉन्फ़िगरेशन जो है वो R में कन्वर्ट होता है। यही बात मैं उस दिन बोल रहा था। ठीक है, ड्यूरिंग SN2 मैकेनिज्म R गोज टू S कॉन्फ़िगरेशन एंड S गोज टू R कॉन्फ़िगरेशन। इसी को हम बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वाल्डन इन्वर्जन टाइप का बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस और नो? क्या क्लियर नहीं है यार? तुम्हारा यही होता है, जब वैसे सब समझ में आता है, एंड मोमेंट पे तुम्हारा नहीं क्लियर है। क्या नहीं क्लियर है साहिल? क्वेश्चन लिख के भेज, क्या क्या डाउट है? इंटरचेंज क्यों किया? क्योंकि ऐसे मैकेनिज्म में होता है इसलिए इंटरचेंज किया। घर की खेती थोड़ी ना ऐसे ही इंटरचेंज कर देंगे, मैकेनिज्म में हो रहा है इसलिए इंटरचेंज कर रहे हैं। इंटरचेंज क्यों किया? सर ये वो तो ऊपर वाले में, क्या? सर ये जो आपने जो कराया था ना ये वाला। हाँ, तो इसमें हाँ इंटरचेंज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी वो सबसे नीचे आना चाहिए ना। रूल क्या लिखा है हमने? हमने रूल लिखा है कि if the lowest priority is not at the bottom we do so by interchange of bonds। ठीक है, तो मैंने ये बताया था तुम्हें कि तरीका क्या है इसको देखने का। तरीका ये है कि ये मॉलिक्यूल ले लो, अगर ये ब्लू सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है, इसको सबसे ऊपर पकड़ लेते हैं ऐसे हाथ से, और नीचे हम लोग देखते हैं क्लॉकवाइज आ रहा है या एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे H को सबसे नीचे लाना पड़ेगा, जो सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी है। हम लोग जो रूल है उसके हिसाब से ऐसे देख रहे हैं, ऐसे बना लेते हैं, फिर ऊपर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो उसके लिए ये जो ब्लू वाला है सबसे लोवेस्ट प्रायोरिटी, उसको नीचे लाना पड़ेगा, इसलिए इंटरचेंज किया। अभी क्लियर है? बाकी लोग बताओ, कोई डाउट है? चलो क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, देखते हैं कितना समझ में आया तुम्हें। इसको आपको नेमिंग करनी है आर या एस के टर्म्स में। बताइए क्या है ये, आर है या एस है? एच जो लोवेस्ट प्रायोरिटी सबसे नीचे पहले से ही है, तो उसमें कुछ इंटरचेंज नहीं करना। बताओ बेटा, सब लोग रिप्लाई करो। सब लोग कह रहे हैं एस, बाकी लोग क्या कह रहे हैं? रिप्लाई करो बेटा सब लोग। 3 लोगों ने रिप्लाई किया बस, 4, 5, 6। नंबरिंग कर देते हैं हम लोग, है ना? नंबरिंग करते हैं इसमें। Cl नंबर 1 पे आएगा, ये नंबर 2 पे आएगा, O नंबर 3 पे आएगा, हाइड्रोजन नंबर 4 पे आएगा। जो लोवेस्ट प्रायोरिटी है वो सबसे नीचे है। 1 2 3 के हिसाब से देख लेते हैं हम। तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है इसलिए एस हो जाएगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, जिसने भी रिप्लाई किया बिल्कुल सही रिप्लाई किया। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेम चीज है, इसमें मैंने एच यहाँ लगा दिया, यहाँ एफ लगा दिया, यहाँ ओ एच लगा दिया, और यहाँ पे सी एल लगा दिया। आप लोग बताओ क्या है ये, एस है या आर है? सब लोग बताओ ये एस है या आर है?
ठीक है, तो ये एस था। इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, एफ ओ एच उसी ऑर्डर में है, एच और सी एल को आपस में इंटरचेंज किया है, तो मैंने एक सेट ऑफ बॉन्ड को इंटरचेंज किया, एक इंटरचेंज हुआ, तो एस से क्या हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। मैं बाकी कुछ कर ही नहीं रहा। इससे यहाँ पे आया, देखो क्या किया हमने, एच वही है ना, एच वही है, ओ एच वही है, खाली सी एल एफ को आपस में इंटरचेंज किया, तो एक इंटरचेंज और हुआ, आर से क्या हो जाएगा, ये फिर एस हो जाएगा। फिर इसमें क्या किया देखो, इसमें सी एल वही है, एच वही है, एफ ओ एच को आपस में इंटरचेंज किया, तो एस से फिर कहाँ आ गए, आर में आ गए, फिर से ये आर हो जाएगा। क्लियर है? तो अगर दो दिए हो तो उसमें इंटरचेंज से ही देख सकते हो, वरना अपना बेसिक मेथड भी काम करेगा। जैसे इस लास्ट वाले को देख लेते हैं अपन, है ना, इसको बना देते हैं हम 1, इसको बना देते हैं 2, इसको बना देते हैं 3, और इसको बना देते हैं 4। ठीक है, तो एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। इस वाले को, फोर्थ वाले को देखते हैं। तो फोर्थ वाले का मैंने स्ट्रक्चर बनाया, एफ सी एल एच ओ एच बनाया, इसमें एक इंटरचेंज किया। क्यों किया? क्योंकि मुझे एच को नीचे लाना है, एच लोवेस्ट प्रायोरिटी है, तो एच नीचे ले आया, ऊपर ओ एच ले आया, एफ यहाँ है, सी एल यहाँ है। नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग क्या है, 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब आप देखो 1 2 3 कैसे जा रहा है, ये 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है ना ये, यस। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ये एस है, अगर ये एस है तो ये आर है, और ये आर था। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? चैट पे रिप्लाई करो। अगर ये एस है तो ये आर होगा, और ये भी आर था, तो हमने यही तो बनाया था। बहुत इजी कुछ है नहीं इसमें, सच बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, खाली ये लोग डरते हैं फालतू में, आर एस नोमेनक्लेचर आ गया। नंबरिंग करो प्रायोरिटी वाइज, सबसे छोटी प्रायोरिटी वाले को नीचे दे मारो, और फिर ऊपर देख लो 1 2 3 कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, अब सिंस मैंने SN1 SN2 स्टार्ट कर दिया है, मैं चाहता हूं तुम लोग पहले ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ही पढ़ लो। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि SN1 SN2 क्या होती है। वरना मैं बोलूंगा रेसमाइजेशन हो गया, आप बोलोगे सर ये रेसमाइजेशन क्या होता है ना? किसी को पता है व्हाट इज रेसमाइजेशन? बाय द वे, तुम में से कोई बच्चा बता सकता है व्हाट इज रेसमाइजेशन, व्हाट इज रेसमिक मिक्सचर? सर उसमें लीवो और डेक्स्ट्रो के इक्विमोलर कंपोनेंट्स होते हैं। वेरी गुड, सही कहा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? जो अभी किया हमने, एस से आर आर हुआ से, SN2 में। वेरी गुड। कौन था ये, नाम बता अपना। सर स्वराज। स्वराज, अच्छा बहुत बढ़िया। तेरी आवाज आज पहचान में नहीं आ रही है। चलो, ये हो गया इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? रिटेंशन का मतलब क्या होता है? मैं सर तुमको मतलब कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी नहीं। एग्जैक्टली, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन बदलेगी नहीं। ठीक है, चलो तो कुछ कुछ डेफिनेशंस हैं वो लिख लेते हैं। मेसो कंपाउंड क्या होता है? व्हाट इज मेसो कंपाउंड? बोलो, व्हाट इज ए मेसो कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता, और क्या विशेष बात है उसके बारे में? चलो अगले दिन डालते हैं हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आ गया है तो पढ़ी डालते हैं। ठीक है, जैसे हम व्हाइट लाइट लेते हैं, ठीक है, व्हाइट लाइट का मतलब हुआ कि नॉर्मल लाइट है जो सन से आ रही है। व्हाइट लाइट ले तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर्स के वाइब्रेशन है वो हर डायरेक्शन में होते हैं, है ना, हर डायरेक्शन में होते हैं। मान लेते हैं लाइट जो है c स्पीड से जा रही है, स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसमें जो ये फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन है वो हर डायरेक्शन में होते हैं, है ना। कुछ ऐसा होता है, देखो अगेन कैमरा ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ देखिए आप लोग, एक मिनट, 3 लोग वेट कर रहे हैं लॉबी में।
देखो मैं कह रहा हूँ कि जैसे मान लो ये जो येलो वाला एटम दिख रहा है, इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है ना, तो ये जो ब्लू ऑरेंज ब्लू हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस होते हैं। तो ये वाइब्रेशन क्या होते हैं, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर्स के वाइब्रेशंस इस टाइप से वेरी करते हैं, और ये लाइट इधर मूव करती है ना, लाइट इस टाइप से मूव करती है। जब हम इसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक पोलरीमीटर या एक पोलराइजर से पास कर दें, है ना, पोलराइजर क्या होता है, एक क्रिस्टल होता है ना, कैल्साइट होता है या टूरमलिन क्रिस्टल होता है, उसमें से पास कर दें। तो मैंने क्या किया, एक क्रिस्टल ले लिया, है ना, इस क्रिस्टल का नाम था कैल्साइट, है ना, कैल्साइट क्रिस्टल था। तो जब आप कैल्साइट क्रिस्टल से इस लाइट को पास करोगे तो व्हाट हैपेंस, जो लाइट बाहर निकलती है उसमें एक ही प्लेन में इस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशन रह जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में था। जब आपने इसको यहां से पास किया, है ना, जो आपने इसको एक कैल्साइट क्रिस्टल से पास किया, इसमें एक स्लिट होती है, क्या होती है, स्लिट, इसको स्लिट बोलते हैं। तो व्हाट हैपेंस, ये जो फील्ड वेक्टर्स के वाइब्रेशन है वो एक ही डायरेक्शन में बसते हैं। तो ये जो लाइट बनी है इसको हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, या इसी को हम पीपीएल भी बोलते हैं। बात समझ में आई सबको? ये व्हाइट लाइट थी, व्हाइट लाइट को एक स्पेशल टाइप ऑफ क्रिस्टल से पास किया जाए तो जो बनने वाली लाइट है उसे बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? चैट पे रिप्लाई करो, यस और नो। रिप्लाई करो। निशा, आज क्लास में नहीं आई ये लड़की? नहीं है क्लास में, ओके। तो बेसिकली मैं क्या बता रहा हूँ बच्चों को कि जब भी हम किसी, अच्छा एक चीज और बोलनी थी आपसे, मैंने सुना है कुछ सिलेबस कम हो गया है बोर्ड्स का, है ना, तो स्कूल वालों ने इन्फॉर्म किया आपको? स्कूल वालों ने इन्फॉर्म किया है आपको? तो जो भी कम हो गया वो मुझे बता देना आप लोग, है ना। आप चाहोगे तो वो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, और चाहोगे तो पढ़ा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं पढ़ाने में, है ना। तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसा बताना, ठीक है। कई लोग टेंशन में है कि सर ज्यादा पढ़ा रहे हैं, है ना, कई लोग बोलेंगे जेई में कम नहीं किया इन्होंने। अच्छा, मुझे लग रहा है यार जेई का सिलेबस तो कम नहीं करेंगे शायद। हाँ, देख लेंगे अपन। एक काम कर सकते हैं, पढ़ के रख सकते हैं, नहीं हुआ सिलेबस में तो नहीं पढ़ेंगे बाद में एग्जाम के टाइम पे, ये कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ वी डोंट यूज प्लेन पोलराइज्ड लाइट? अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं यूज कर रहे हैं तो हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता ही नहीं चलेगी, है ना। जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल है ना, मैंने आपको एक मॉलिक्यूल बना के दिया, ये H था, ये OH था, ये Cl था, ये Br था। मैंने आपसे बोल दिया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक। आपने क्या किया, यहाँ पे व्हाइट लाइट पास की, व्हाइट लाइट मतलब नॉर्मल वाली व्हाइट लाइट। जब आपने यहाँ पे व्हाइट लाइट पास की और इधर से निकलने वाली व्हाइट लाइट को स्टडी किया, ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट हमने एंटर कराई थी वही यहाँ से निकलेगी, कोई अंतर ही नहीं होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। बट अगर अगर मैं यहाँ पे व्हाइट लाइट के बजाय प्लेन पोलराइज्ड लाइट ले लूँ, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल लिया मैंने HOH Cl और Br, मैंने इस पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट गिराई, ठीक है, इस टाइप से गिराई, जो लाइट निकली उसको मैंने ऑब्जर्व किया, तो मैंने क्या देखा कि इस लाइट का जो प्लेन था वो किसी एंगल से रोटेट हो गया। ये एंगल अभी 90 डिग्री था, ये एंगल अभी मान ले 30 डिग्री हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो जिस जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर वाइब्रेट करते हैं वो डायरेक्शन चेंज हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट रोटेट नहीं होती है, ये वाइब्रेशन का प्लेन रोटेट होता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को? जब मैं किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी मॉलिक्यूल से पास करता हूं या किसी सोल्यूशन से पास करता हूं जिसमें वो मॉलिक्यूल रखा हो, तो अपनी जो लाइट का प्लेन है वो रोटेट हो जाता है, ना कि लाइट रोटेट होती है। इज दैट क्लियर? यस और नो? और ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है इसको मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम पोलरीमीटर कहते हैं, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, दिस एंगल ऑफ रोटेशन, दिस एंगल ऑफ रोटेशन is measured by polarimeter, is measured by polarimeter, ठीक है। क्लियर है सभी को? मैं फिर से रिपीट करता हूं कि जब मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को
जब भी मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के थ्रू पास करूंगा, जब भी मैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के थ्रू पास करूंगा, ठीक है, मॉलिक्यूल के थ्रू पास करूंगा, तो उसका जो प्लेन है वो रोटेट हो जाएगा, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर प्लेन क्लॉकवाइज रोटेट होता है, जैसे इसकी बात करते हैं, तो पहले ये एंगल था, अभी एंगल ये हो गया, तो रोटेशन कैसा हुआ? रोटेशन कुछ इस टाइप से हुआ, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है, तो इस मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या बोल देंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसको डी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। एक और केस हो सकता है, मान लो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया, Cl था, NO2 था, H था, C2H5 था, और मैंने प्लेन पोलराइज्ड लाइट ली यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री था। इस बार क्या हो गया, ये जो लाइट आई यहाँ पे वो इस टाइप से रोटेट हो गई है ना, तो ये वाला एंगल मान लेते हैं अभी 120 डिग्री हो गया, तो ये रोटेशन इस टाइप से हुआ, इस मॉलिक्यूल को हम बोल देंगे लीवो रोटेटरी, ठीक है। इसको स्मॉल एल से लिखते हैं, या माइनस से लिखते हैं, इसको स्मॉल डी से लिखते हैं, या फिर प्लस से लिखते हैं, ठीक है। तो स्मॉल डी मतलब प्लस होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, स्मॉल एल जो होता है वो माइनस होता है, इसका मतलब लीवो रोटेटरी होता है। तो कितना एंगल से रोटेट किया, यहाँ पे 30 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये जो एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन, इसको हम बोलते हैं कितना, 30 डिग्री माइनस का, तो यहाँ पे होगा एंगल ऑफ रोटेशन माइनस का 30 डिग्री। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन कितना था, प्लस का 60 डिग्री था। एंगल ऑफ रोटेशन इज इक्वल टू प्लस का 60 डिग्री। ये बात समझ में आ रही है बच्चों को? यस और नो? तो जब भी आप किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक सोल्यूशन से पास करेंगे जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल रखा हो, तो ये जो प्लेन पोलराइज का प्लेन है वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। ये क्लॉकवाइज था और नीचे वाला एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज था, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूल इस प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें डेक्स्ट्रो कहते हैं, जो मॉलिक्यूल प्लेन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं उन्हें हम एल कहते हैं या लीवो रोटेट कहते हैं, क्लॉकवाइज वाले को डेक्स्ट्रो या डी कहते हैं, ठीक है। चलो लिख लेते हैं थोड़ा सा कहानी। देखो, द phenomenon of rotation of plane of the polarized light, plane of the polarized light when the light passes, the phenomenon of rotation of plane of the polarized light, the phenomenon of rotation of the plane of the polarized light when the light passes through an optically active compound, through an optically active compound is called optical isomerism, ठीक है। if the rotation is clockwise, the compound is called dextrorotatory, या फिर इसको स्मॉल डी बोलते हैं। if the rotation is anti-clockwise, the compound is called levorotatory, ठीक है। if the rotation is clockwise the compound is called dextrorotatory, if the rotation is anti-clockwise, है ना, the compound is called levorotatory, है ना। इसको स्मॉल एल से लिखते हैं, डी को प्लस भी बोलते हैं, एल को माइनस भी बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को? लिख लो इतना, चाहो तो नोट कर लो इसको, या फिर छोड़ो बाद में मैं नोट्स तो शेयर करूंगा ये आपसे, है ना। आप लोग नोट्स बना रहे हो? हर्षल क्या समझ में नहीं आया बता। सर ऊपर वाले डायग्राम में जो आपने एंगल बनाया था वो प्लेन की डायरेक्शन में क्यों बनाया है वो समझा नहीं। क्या?
ये एंगल आपने बीम के हिसाब क्यों बनाया? आपको दूसरे प्लेन में बनाना चाहिए ना। अरे यार, अब थ्री डी में कैसे समझाऊंगा? बस ये समझ लेना, प्लेन का रोटेशन हो रहा है ना। आइडियली कैसा होगा? ऐसा होगा ना, ऐसा या ऐसा होगा, यही बोल रहा है ना तू? यस और नो? मतलब कि वो एंगल अरे मैं प्लेन के साथ नहीं बना मतलब। अरे हाँ भाई, मैं तेरी बात समझ गया, बट सिर्फ समझाने के लिए बनाया ना। तू बोल रहा है कि इसको थ्री डी में दिखाओ, है ना? इस टाइप से दिखाना चाहिए ना मुझे। ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है। पहले लाइट ऐसे थी, बाद में लाइट कैसे हो गई, कुछ इस टाइप से हो गई, ये बोल रहा है ना? यस और नो? इससे एंगल हाँ जो है सर। वो 360 से रोटेट हो गया। ठीक है यार, इतना समझो ना बस, है ना? सिर्फ समझाने के लिए बताया। इतना मैं अब तू मैथ्स वाला है, वेक्टर थ्री डी में क्यों जा रहा है ना? मुझे मैथ्स आती नहीं ना। ठीक है, बात समझ में आ गई तुझे? यस और नो? मतलब जो रोटेशन हो रहा है वो ऑब्वियसली इसी प्लेन में होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जो रोटेशन है वो इसी प्लेन में होगा। अग्रीड विद योर थॉट्स? अभी क्लियर है? सर कोई ऐसा नहीं पूछने वाला ना तेरे से किस किस प्लेन में रोटेशन हो रहा है। ऑब्वियसली जो प्लेन है जिसमें रोटेशन होगा वो, ये लाइट जा रही है, मान लो ब्लैक जो पेन दिखा रहा हूं मैं, ये लाइट जा रही है, रोटेशन इस डायरेक्शन में या ऐसे होगा, है ना? परपेंडिकुलर ही होगा। अग्रीड। और कोई डाउट है? बताओ। समझ गए? बाकी लोग बताओ भाई। प्रगति, सिद्धार्थ, विराज, अनुजा, साहिल, बाकी लोग क्लियर है? चलो, अगली हेडिंग है इनांशियोमर्स। अगली हेडिंग डालो इनांशियोमर्स। ठीक है, हाँ मैं वीडियो बंद कर देता हूं। अगली हेडिंग इनांशियोमर्स, तो लिख लो यहाँ पे। टू ऑप्टिकल आइसोमर्स which are two optical isomers which are non-superimposable mirror images, which are non-superimposable mirror images of each other, mirror images of each other are called two optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other, which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers. Again, अगर मैंने दो ऑप्टिकल आइसोमर्स लिए जो कि एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं बट वो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, है ना? एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने दो मॉलिक्यूल ले लिए, ठीक है, Cl HOH Br। ये कार्बन जो है ऐसा कार्बन है जिससे चारों ग्रुप जो है डिफरेंट लगे हुए, है ना? यहाँ पे मैं लिख देता हूं असिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन, या फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं कायरल कार्बन। यहाँ पे लिख देते हैं अ कार्बन कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, अ कार्बन कनेक्टेड टू, ऑब्वियसली जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अ कार्बन कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, 4 डिफरेंट ग्रुप्स is called a chiral carbon और asymmetric carbon, और asymmetric carbon। ठीक है, तो ये जो कार्बन है इसको C स्टार से लिखते हैं, है ना? इट इज डिनोटेड बाय C स्टार, इट इज डिनोटेड बाय, कार्बन के ऊपर लगा दो स्टार। ठीक है, तो मैंने ये बनाया, बीच में मिरर रख दिया। मिरर तो सबने देखा ही होगा, मिरर रख दिया तो मिरर का इमेज क्या बनेगा? जो H है वो H बन जाएगा, OH इधर बन जाएगा, Cl इधर बन जाएगा, Br इधर बन जाएगा। अच्छा, क्या ये दोनों सेम मॉलिक्यूल्स हैं? स्मृति तू बता बेटा, ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं क्या ये सेम है? ये सुनो स्मृति,
उत्कर्ष तू बता, उत्कर्ष ये जो मैंने मॉलिक्यूल बनाए ये सेम बनाए क्या, पलट के रख दिए हूं? सेम नहीं है? अच्छा, कैसे नहीं है? देखो अगेन फिर से मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं। अब यार बिना 3D के तो, बिना बताए तो समझ में ही नहीं आता बच्चों को हमारे, ठीक है। ये मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, है ना, ये मैंने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, इसमें ब्लू, ऑरेंज, हाँ ये देखना एक बार, ये देखना एक बार, ये सबको दिख रहे हैं? एक मिनट, मुझे भी तो दिखना चाहिए। ये देखो, येलो का इमेज येलो है ना, बीच में मिरर रखा है मान लो, है ना, बीच में जो है यहाँ पे मिरर रखा हुआ है, तो येलो का इमेज येलो है, ब्लू का इमेज ब्लू है, ऑरेंज का इमेज ऑरेंज है, और जो डार्क ब्लू वाले वो पीछे की तरफ है ना, जो डार्क ब्लू वाले वो पीछे की तरफ है। तो ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है या नहीं है पता लग जाएगा अभी। बट ये मिरर इमेजेस हैं, ये तो समझ में आता है। दीज टू मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। मेरा जो चेहरा है वो मिरर है मान लो, है ना, तो बीच में रखा हुआ है वो, इसका इमेज ये है। इज इट क्लियर? क्या दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? यस, दो लोग, तीन लोग, 50 लोग क्लास कर रहे हैं, 3 लोग रिप्लाई कर रहे हैं। चलो, अगर ये मिरर इमेजेस हैं, देखते हैं एक बार ये सुपर इम्पोज हो रहे या नहीं हो रहे। मैंने ऑरेंज पे ऑरेंज रखा, ब्लू पे ब्लू रखा, वो येलो पे येलो रखा। जब मैंने ऐसा किया तो देखना क्या हुआ, जो डार्क ब्लू वो लाइट ब्लू एक साथ आ गए, और जो लाइट ब्लू डार्क ब्लू है वो एक साथ आ गए, है ना। तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे ये, है ना। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि इसमें दो बॉन्ड आपस में इंटरचेंज हुए हैं, है ना। तो कोई सही बोला था कि सर ये वाला अगर आर है तो ये वाला एस है। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये वाला आर मॉलिक्यूल है तो ये वाला एस मॉलिक्यूल है, और आर एस सेम नहीं होते, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमने क्या किया, हमने एच ओ एस को आपस में इंटरचेंज किया तो ये बनाया, ठीक है। तो ये जो ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक जो है वो दूसरे का मिरर इमेज होता है और सुपर इम्पोज नहीं होता, दे आर कॉल्ड इनांशियोमर्स। मेरा एक हाथ जो है वो दूसरे का मिरर इमेजेस है, बट ये आपस में सुपर इम्पोज नहीं होते। कभी ऐसे मत करना, ये सुपर इम्पोजिशन नहीं हुआ, इस टाइप से रख के देखो। जब आप इस टाइप से रखोगे तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे। अंगूठा बाहर निकल रहा है, इसका अंगूठा बाहर निकल रहा है इधर, ये अंगूठा इधर बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड इनांशियोमर्स। कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल जो आपस में मिरर इमेजेस हो बट वो सुपर इम्पोज ना हो, दे आर नोन एज इनांशियोमर्स। व्हाट इज डायस्टीरियोमर्स? व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? कोई बताओ तुम में से। साहिल तू बता, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं? साहिल, प्रगति, अभय, विराज। विराज आ गया क्लास में? कभी कभी आता ही है दर्शन देने। पायल तू बता बेटा, व्हाट आर डायस्टीरियोमर्स? टू ऑप्टिकल आइसोमर्स, two optical isomers which are non-mirror images, which are not the mirror images of each other, which are not the mirror images of each other, are called diastereomers, are called diastereomers, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो, दो कार्बन ले लेते हैं, Br हो गया, CH3 हो गया, OH हो गया, H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ H हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लो, Br हो गया, H हो गया, OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ OH हो गया, यहाँ CH3 हो गया। तो क्या ये आपस में मिरर इमेजेस हैं? ये A है और ये B है। कभी मिरर इमेजेस नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे HOH इस टाइप से है, यहाँ पे HOH इस टाइप से है, यहाँ पे H एक साइड में, OH एक साइड में। तो A and B are diastereomers. A and B are diastereomers. They are not the mirror images. ठीक है, क्लियर है सभी को? बना लो, बनाते चलो इसमें साथ में ही, है ना। ये भी लिख लो पहले, शुरुआत से लिखते चलो, क्योंकि ये आगे फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, है ना। तो यहां से लिखो, लिखना शुरू करो, हेड डालो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
वीडियो बंद कर रहा हूँ, लिखते रहो आप लोग, लिख लो फिर मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काम आता है ये ना क्लास में। आता हूँ मैं 5 मिनट्स। कर लिया तो मैं नेक्स्ट पेज करूँ। लिख लिया, अगला पेज देखो। इनांशुमस नोट करो। Two optical isomers which are non-superimposable mirror images of each other are called optical enantiomers. ठीक है।
ओके, डायस्टीरियोमर्स लिख लो। है ना। ऑप्टिकल आइसोमर्स की जगह आप यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स वर्ड भी यूज कर सकते हो। ठीक, ऑप्टिकल आइसोमर्स मतलब स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, स्टीरियो आइसोमर्स which are not the mirror images of each other are called diastereomers. ठीक है, अगली हेडिंग डालो। अगली हेडिंग है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अगली हेडिंग है, इसका नाम है रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है बेटा? अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ इनैंशियोमर्स इज कॉल्ड ए रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, और रेसिमिक मॉडिफिकेशन लिख लो। अ मिक्सचर ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ इनैंशियोमर्स, equal amounts of enantiomers is called a racemic mixture, is called a racemic mixture। ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं रेसिमिक मॉडिफिकेशन और रेसिमिक मॉडिफिकेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो एक रेसिमिक मिक्सचर जो होगा उसमें डी भी होगा, एल भी होगा। कितने कितने होंगे वो? 50-50% होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं 3-chlorobutyne 2-ऑल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 3-chlorobutyne 2-ऑल। ठीक है, तो 3-chlorobutyne 2-ऑल क्या होगा देखना बेटा। मैंने यहाँ पे CH3 ले लिया, यहाँ पे Cl ले लिया, यहाँ पे OH ले लिया, यहाँ पे H ले लिया, यहाँ पे H ले लिया और यहाँ पे CH3 ले लिया। सर हाँ बोल बेटा। PDF में पुराना ही दिख रहा है। क्या? एक सेकंड होल्ड करना। हाँ गौरव बोलो। तो बेटा हाँ क्या कर रहे हो तुम बताओ? जो आप लिख रहे हो स्क्रीन फ्रीज हो गई है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, सही करता हूँ मैं। स्क्रीन फ्रीज हो गई है, अभी दिखा स्क्रीन? नहीं। A mixture of equal amounts of enantiomers is called a racemic mixture और racemic modification। एग्जाम्पल 3-chlorobutyne 2-ऑल ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं ये है, साथ में दूसरा एक और मॉलिक्यूल है, इसी का मिरर इमेज बना दो। ठीक है, इसका मिरर इमेज बना देते हैं। तो ये Cl हो गया, OH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ H हो गया, ऊपर CH3 हो गया, नीचे भी CH3 हो गया। ठीक है, तो ये D है, मान लेते हैं ये 50% था, और ये L है, मान लेते हैं ये भी 50% था। दोनों का मिक्सचर जो होगा दिस विल बी नोन एज रेसिमिक मिक्सचर। दिस विल बी नोन एज रेसिमिक मिक्सचर, है ना। 50% बाई मोल होता है ना, मोल परसेंट होता है ये। ठीक है, क्लियर है सारे बच्चों को? ये रेसिमिक मिक्सचर क्यों होता है? क्योंकि ये जो ओवरऑल मिक्सचर है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। कैसे? मान लेते हैं हमने PPL को पास किया, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास किया। ठीक है, और इसमें मिक्सचर था, इसमें D था और L था। D का एंगल था मान लेते हैं प्लस का 40 डिग्री, L का एंगल था माइनस का 40 डिग्री। तो जितना D रोटेट करेगा क्लॉकवाइज उतना ही L रोटेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो PPL जैसी थी वैसी निकल आएगी, है ना, जैसी एंट्री मारी वैसी निकल आएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा?
मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अलग अलग दोनों एक्टिव हैं, बट जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इज दैट क्लियर? पब्लिक सांगा तुम्ही बता दो, क्लियर है? गीतांजलि तू बता बेटा। नहीं आया? अरे बिटवा क्या समझ नहीं आया, ऐसा क्या लिख दिया हमने? बताओ क्या समझ नहीं आया? जो नहीं है, अब मैं कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, जो तुम्हें समझ में नहीं आया वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ चलो शुरू से बात करते हैं, थोड़ा और पीछे आते हैं। मैंने अभी बताया था डायस्टीरियोमर्स। डायस्टीरियोमर्स क्या होता है? मैंने कोई दो ऐसे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स जो क्या हो, जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस ना हो, उन्हें हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। ठीक, उससे पहले मैंने बताया आपको एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन। कायरल कार्बन ऐसा कार्बन है जिसमें चारों लगे हुए ग्रुप्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक, उससे पहले मैंने बताया एनांशियोमर्स, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स या स्टीरियो आइसोमर्स या फिर स्टीरियो आइसोमर्स which are non-superimposable mirror images of each other are called enantiomers। याद रखने के लिए अपनी हथेलियां याद रखो, दोनों मिरर इमेज हैं बट सुपर इम्पोज नहीं होते एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, उससे पहले मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया जो ऑलरेडी समझ गए आप लोग। ठीक है, अब बताओ कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। प्रतीक यार ये नो यस मत लिखा करो, ये बताओ क्या समझ में नहीं आया। फिर अभी गायब हो गया है, अब रिप्लाई नहीं बचा इसके पास। रेसिपी मिक्सचर समझ नहीं आया? कितने लोगों को रेसिपी मिक्सचर समझ में आ गया? चैट में लिख के भेजो, अंडरस्टूड लिख के भेजो चैट में। कितने लोगों को रेसिपी मिक्सचर समझ में आ गया? चैटवा में अंडरस्टूड लिख के भेजिए। किसी को नहीं समझा? अंडरस्टूड, ओके। प्रगति को समझा, साक्षी को, ओके। बाकी लोग बताओ।